assign company code to company. Position T26 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमने कंपनी डालनी है, वो भी T26 थी। इसको सेव कर देना है। फोन रिक्वेस्ट अच्छा यही था, ठीक है। फील्ड ऑफ ग्रुप, इसको डबल क्लिक किया और सेव कर दिया। उसके बाद असाइन कंपनी कोड। तो ये कंपनी कोड ही खुद ही अलॉट कर देगा? जी, उसी के साथ इंटीग्रेट कर देगा ये। सही, ठीक है। अब हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया इसमें लगाएंगे T26। कंटिन्यू। यहाँ पे हमने जो टेबल्स कॉपी किए थे वहां से उसने उठा लिया था, T26 लगाएंगे। यहाँ पे आप कैन बी ओवर रिटन का मतलब ये है कि इस क्रेडिट कंट्रोल एरिया को बाईपास करके दूसरा भी इसमें लगा सकते हैं। वो रन टाइम पे आपको पूछेगा जब आप फ्रंट एंड पे इस पे काम करेंगे। सेव कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा, और वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेप होता है जब आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में काम कर रहे होते हैं। T26 का मैं चार्ट ऑफ अकाउंट देखता हूँ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। मैं करूंगा न्यू एंट्री। T26 चार्ट ऑफ अकाउंट्स का नाम वही, एक कोड। इसमें डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स T26 मेंटेनेंस लैंग्वेज इंग्लिश, लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट नंबर 5, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स उस वक्त बनते हैं जब आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज हो और उसमें एक चार्ट ऑफ अकाउंट आपने चलाना हो उनकी कंसोलिडेशन के लिए। ये बात का स्टेप है। सेव किया, सेव हो गया। अच्छा जी, अब T26 हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन गया। इसी को हम कंपनी कोड के साथ अटैच कर देंगे। T26 में INT लगा, जो हमने कंपनी कोड कॉपी किया था वहां से इसने उठा लिया था। ये किया। T26 की चार्ट ऑफ अकाउंट, ये हमें हर बार ही जो है वो चेंज करना पड़ेगा, जो चार्ट यहाँ अकाउंट से T26 लिखना पड़ेगा हर जी जगह? बिल्कुल, आपने उसको एक सिंक्रोनाइज तरीके से एक ही कोड के साथ लेकर चलना जो यहाँ पे T26 है, ठीक है, ठीक है। ताकि पूरे आपके कॉन्फ़िगरेशन में एक ही कोड चलता रहे, एक ही वो चलता रहे, आपका यूनिफॉर्मिटी चलती रहे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हम अकाउंट ग्रुप्स बनाएंगे। अकाउंट ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं कलेक्शन ऑफ जीएल अकाउंट्स। जीएल अकाउंट्स जो होते हैं पूरी कंपनी का लैंडस्केप का बैकबोन होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, बैकबोन कैसे होते हैं ये मैं समझाता हूँ। उसमें कोई अकाउंटिंग की आपको नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे अब मैं आऊँगा और देखूंगा 0001 का। 0001 नहीं है। अच्छा, 19 का मैं देख लेता हूँ, ठीक है। V19 का मैंने वैसे वहां से बनाया था। ठीक है, इसको मैं जहाँ पे 0001 लिखा हुआ था वहाँ तो आपने चेंज कर दिया था, T26 लिख दिया था, तो अभी आप T26 नहीं चेक करेंगे? आपकी आवाज कम आ रही है, जरा थोड़ा सा जोर से बात कीजिएगा। जहाँ पे 0001 लिखा हुआ था वहाँ पे आपने चेंज करके T26 लिख दिया था। जी, T26 लिख दिया था मैंने। तो फिर यहाँ पे आप T26 ही नहीं चेक करेंगे? नहीं, अभी बने नहीं है ना, अभी बना रहा हूँ। अच्छा, सही। ये मैं सारे कॉपी अभी कर रहा हूँ V19 की, हमने खुद ही बनाई है। 19 जो बैच है उनके बने हुए हैं ये V19। अब यहाँ पे अब देख लें, एक मिनट, मैं इसको कॉपी एज पहले करूँ, कॉपी एज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेंजिंग नथिंग बट T26। एक सेकंड, ये गलत हो गया जरा। V19 इसको किया मैंने कॉपी एज,
और T26 इसको किया कॉपी और इसको हर जगह पे इसका V19 चेंज करके T26 कर दूंगा। उससे ये होगा, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ सारा। ये वो चीज होती है जो क्लाइंट जब बनाने बैठता है, सारा जो है इसका स्ट्रक्चर बना रहा होता है, वो सही गलत दोनों तरीकों से बना रहा होता है। तो आपने एज अ कंसल्टेंट इसको चैलेंज करना होता है। अब चैलेंज क्यों करना होता है ये मैं बता देता हूँ। एक कंपनी कोड जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 1000 से 1200 अकाउंट्स हो सकते हैं, जेल अकाउंट्स, ज्यादा नहीं, ज्यादा होंगे तो वो संभाला नहीं जाएगा। सर्विसेज के जो होते हैं वो 500 600 700 होते हैं। तो यहाँ पे उनके बाकायदा कैटेगरीज बनती है। यहाँ तो आपको सिर्फ एक कैटेगरी नजर आ रही है ना, ये सारे, इसके अंदर सब नोड्स होते हैं। सब नोड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल तक जाते हैं कि हाँ, कौन कौन सा जीएल अकाउंट किस हेड में आएगा। तो उसको आप फिर चैलेंज करते हैं कि इस हेड में ये क्यों आ रहा है, इसको तो इस उसमें आना चाहिए था, इसको रिप्लेस कर दें, इस अकाउंट की हमें जरूरत नहीं है। वो आता है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा हमने जो बनाया है ये प्रैक्टिस का है कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स ये क्या होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। एसेट्स, यस, हर कंपनी के पास एसेट्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो सारे इस रेंज में बनेंगे। लिक्विड फंड्स, अब लिक्विड फंड्स क्या होता है, जैसे कैश होता है, बैंक अकाउंट्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, ठीक है। क्लियरिंग अकाउंट्स क्या होते हैं ये बाद में बताता हूँ। इक्विटी कैपिटल, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट्स, इक्विटी कैपिटल जो बिजनेस को शुरू करने के लिए एक आपको अमाउंट चाहिए होती है, कोलैटरल चाहिए होता है। एक्सपेंस के अकाउंट्स, यस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये एक्सपेंसेस के लिए हमें अकाउंट्स बनाने। जनरल जीएल, अब इसमें ये भी मैं आपको बता दूं इसमें कौन से जनरल जीएल हम इसमें लगाएंगे। जैसे जनरल जीएल में हो गए सिक्योरिटी, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस के अकाउंट्स हो गए, स्टेशनरी के अकाउंट्स हो गए, एंड सो ऑन। मटेरियल, आपने मटेरियल के अकाउंट बनाए क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मटेरियल के अपने अकाउंट्स जब तक नहीं होंगे तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनकी इंटीग्रेशंस बहुत बारीक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। मिसलेनियस अकाउंट्स, अगेन मिसलेनियस अकाउंट्स में आप मुख्तलिफ वो अकाउंट्स जो इन किसी उसमें नहीं जा सकते मिसलेनियस अकाउंट्स में चले जाते, जैसे अप्रूव्ड अकाउंट्स होते हैं। इनकम अकाउंट्स, जिससे इनकम होती है, जैसे सेल्स के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी में जब आप लेन देन करते हैं तो उसमें कभी नफा कभी नुकसान हो रहा होता है, तो वो जो नफा नुकसान है वो इसमें भी आ सकते हैं। रिकॉन अकाउंट्स ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकेंडरी जीएल ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। टैक्सेस का अकाउंट, सेल्स टैक्सेस और इनपुट टैक्सेस, आउटपुट टैक्सेस, वो सारे इसमें आएंगे। WHT विद होल्डिंग टैक्स। अच्छा जी, अब जीरो बैलेंस अकाउंट्स क्या होते हैं, बस सिर्फ समझने के लिए, ना भी समझ में आए कोई मसला नहीं, आगे जाके हम देखेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट्स ये होता है कि दो अकाउंट्स के दरमियान, जैसे वेंडर और पेमेंट की होती है, उसमें टैक्सेस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो टैक्सेस को जीरो करने के लिए आपको बीच में मीडिएटर अकाउंट्स चाहिए होते हैं, उनको हम जीरो बैलेंस अकाउंट्स कह सकते हैं। लिक्विड फंड मैंने आपको समझा दिया। क्लियरिंग अकाउंट्स में मीडिएटर अकाउंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि वेंडर और इनवॉइस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वेंडर और इनवॉइस तो जब आप रिकंसाइल करते हैं कि उसने हमें 1000 रुपए की चीज बेची तो 1000 रुपए की पेमेंट उससे जानी है, तो बीच में अकाउंट होता है कि मीडिएट करता है, देखता है कि रिकंसिलेशन सही अकाउंट्स के दरमियान हो रही है, बैंक अकाउंट्स और वेंडर अकाउंट्स में कि नहीं, ठीक है। इक्विटी का मैंने आपको बता दिया, जनरल जीएल भी मैंने आपको बता दिया, मिसलेनियस भी बता दिया। रिकॉन अकाउंट्स वो होते हैं जैसे आपके दो चीजें होती हैं जिसमें आपको वेंडर अकाउंट्स चाहिए होता है, जिसमें आपको रिकॉन अकाउंट्स चाहिए होता है। एक वेंडर्स, क्योंकि आपके हजारों वेंडर्स हो सकते हैं, एक एक का अगर आप वेंडर का अकाउंट आप बैलेंस शीट पे ले आएंगे तो वो बैलेंस शीट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर बैठा एक सेंट्रल अकाउंट होता है वो रिकॉन अकाउंट होता है। अब रिकॉन अकाउंट्स आके मुख्तलिफ हो सकता है, फॉरेन वेंडर्स के लिए अलग, लोकल वेंडर्स के लिए अलग, कस्टमर्स के भी इसी तरह, बैंक्स का भी इसी तरह ही होता है, जितने बैंक अकाउंट्स होंगे उतने रिकॉन अकाउंट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये कंट्रोल अकाउंट होता है ताकि सारे आपको वेंडर्स के पेबल्स पता चल जाए, आपको बैंक्स के बैंक स्टेटमेंट्स पता चले, आपको एक मतलब इसके अंदर जो है वो बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बहुत सारे आपके कस्टमर्स होते हैं। अब हज़ारों कस्टमर, मेरा पूरी दुनिया में फैला हुआ कस्टमर है,
एक एक का अगर मैं हिसाब करने बैठ जाऊँ बैलेंस शीट पे तो वो हिसाब बनेगा नहीं, और फिर उससे ये होता है वो मैं एक्सपोज कर भी नहीं सकता अपने कस्टमर्स को ना बैलेंस शीट पे। तो मैं क्या सही। करता हूँ इन सारे कस्टमर्स के ऊपर एक रिकॉन अकाउंट लगाता हूँ। रिकॉन का मतलब ये होता है रिकंसिलिएशन अकाउंट। ये सारे कस्टमर्स के जो बैलेंसेस है ना, जो रिसीवेबल्स है, वो एक जगह पे ला के कंसोलिडेट करके मुझे एक अकाउंट में बता देता है। तो उससे किसी को अंदाजा नहीं हो सकता मैंने कितने किससे वसूल करने हैं, वो मुझे पता होते हैं। तो रिकॉन अकाउंट्स ये भी काम करते हैं। सेकेंडरी जीएल्स जो होते हैं बेसिकली आपकी कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा हमने ये एक बड़ा एग्जॉस्टिव किस्म का एक अकाउंट ग्रुप बना के डिफाइन कर दिया। इसको कॉपी करेंगे और सेव कर देंगे। सेकेंडरी जीएल कौन से होते हैं? सेकेंडरी कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आपने प्रोडक्शन पे अच्छा, जाना होता है ना, तो वहाँ पे जो ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्टिंग जो होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं, ओके। जो होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये लिया, 26 बन गया। अब अकाउंट ग्रुप जाके मैं फिर से देखूंगा कि मैंने रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बनाना है। T26 में अब जाके मैंने इक्विटी का जो पहला रेंज है ये ले लेना है। कॉपी किया और अब जाके रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बना। अब रिटेन अर्निंग्स क्या होता है ये आप पूछेंगे। रिटेन अर्निंग्स ये होती है कि साल भर के जितने इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उनको जब आपस में नॉक ऑफ किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि उसमें हमें इनकम हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, वो सारा जो इनकम सारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक ही अकाउंट में आता है और वो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। अब रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट आगे जाके आप कैपिटल के साथ अटैच हो जाता है। कैपिटल का अकाउंट जो होता है जो आपने पैसे डाले हुए होते हैं एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी। तो उस कैपिटल में या तो प्रॉफिट ऐड हो रहा होगा या उसमें से लॉस माइनस कर रहा होगा उस कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने P&L अकाउंट स्टेटमेंट दे दी है और उसका एक सिंबल इसको एक्स दे दिया, ये रिक्वायरमेंट होती है, सिंटैक्स है इसका, और उसमें अकाउंट ये दे दिया। अभी कहेगा ये बना हुआ तो है नहीं, आप कैसे बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये वार्निंग है जो येलो में आ रही है, इससे आप घबराने की जरूरत नहीं, एंटर करेंगे और ये हो जाएगा। क्लोज किया, अच्छा यहाँ पे इसको कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ पे आज आपका लेक्चर खत्म हो, क्योंकि मेरे लैपटॉप की भी जो है ना वो मेमोरी खत्म हो गई है, बैटरी। तो यहाँ पे मैं आपका क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ